ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे अनदर सेशन में। ओके, तो काफ़ी डेज़ बाद आज मुलाकात हो रही है ना? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कंटिन्यू करेंगे हमारे ये फाइनेंशियल मार्केट के सेगमेंट को। हम फाइनेंशियल मार्केट को बहुत डिटेल में, बहुत डीप में डिस्कस कर रहे हैं। तो अनदर पोर्शन इन दिस फाइनेंशियल मार्केट थिंग स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में एक बड़ा बेसिक सा फाइनेंशियल मार्केट्स का फंडा समझ लिया होगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स किस तरह से काम करती है, एक्चुअली में फाइनेंशियल मार्केट्स की नीड क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स की जरूरत क्या है, उसको हमने थोड़ा सा बेसिक लेवल पर समझ लिया। ठीक है, बेसिक चीजें हमने समझ ली। अब थोड़ा सा और उसमें डीप डाइव मारते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स को और किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म करती हैं। कुछ टेक्निकल शब्दों के ऊपर बात करेंगे, कुछ टेक्निकलिटीज आएंगी, उन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, ऑब्वियस है, तो इसमें ये थोड़ा सा समय लग रहा है इसको करने में, लेकिन आपके कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से इसके क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो आप उसको एटलीस्ट गलत ना करके आओ। ठीक है, तो ये जो मेरे पीछे आपके लिखा हुआ है, दैट इज कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है। फॉर स्टार्टिंग एनी बिजनेस और एंटरप्रेन्योर नीड्स इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ऑलरेडी मैं इसको समझा चुका हूं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में, विद द एग्जांपल ऑफ द लर्निंग नीति, कैसे हम बन रहे हैं, कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे फ्यूचर में हो सकता है। उस लर्निंग नीति को एग्जाम्पल में लेकर मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था। उम्मीद करता हूँ पिछले लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे जो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हैं। नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिएगा, तब जाकर आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो आपके ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो एक मार्केट है जहां से आप पैसा ले रहे हो, जहां पर आप अपनी कंपनी के शेयर्स जो है वो जारी करेंगे, उसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, सो कैपिटल मार्केट इज वन काइंड ऑफ द लॉन्ग टर्म मार्केट। मतलब ये इसमें ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं उठाया जा सकता, शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा सकता है, लेकिन जो एक बेसिक पर्पज है, जो बेसिक नीड, जो लॉन्ग होरिजन देखा जाता है, वो इसमें लॉन्ग टर्म का होरिजन देखा जाता है, जो होरिजन है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम कैपिटल मार्केट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर करते हैं उसको मनी मार्केट को कंसीडर करते हैं। और फिर हम एक बार कैपिटल मार्केट का पूरा जो कंसेप्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम मनी मार्केट ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इक्विटी और डेट, ये दो शब्द यहां पर देखने को मिलते हैं। इक्विटी एंड डेट, यानी कि जो आपका इक्विटी शेयर्स है, और डेट यानी कि लोन के फॉर्म में भी आप पैसा यहां पर इस मार्केट से उठा सकते हो, ले सकते हो। अब उससे रिलेटेड क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विटी से रिलेटेड क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेट से रिलेटेड क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहां पर हम बाइफर्केशन देते हैं। जो हम कैपिटल मार्केट की बात करें, कैपिटल मार्केट आखिरकार यहां पर किस तरह से डिवाइड है। कैपिटल मार्केट यहां पर दो तरीके से डिवाइड होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर आप अपने शेयर्स को पहली बार लॉन्च करते हो। पहली बार किसी जगह पर अगर आपके शेयर्स आ रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर द प्राइमरी मार्केट। मुझे उम्मीद है शायद मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था, नहीं समझाया तो बस इतना ही समझ लो। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं लास्ट लेक्चर में कवर हुआ है कि नहीं हुआ। बस इतना समझ लो कि फर्स्ट टाइम जब भी एक अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कर रही है और लेकर आ रही है, दैट कवर्स अंडर द प्राइमरी मार्केट। वो प्राइमरी मार्केट में लेकर आती है। ये कोई ऐसी कोई जगह नहीं है, पर्टिकुलरली कोई ऐसा प्लेस है जो चिन्हित किया गया है कि दिस इज अ प्राइमरी मार्केट, और ये कोई प्लेस है जिसको चिन्हित किया गया दिस इज सेकेंडरी मार्केट। ये इतना रेंज है प्राइमरी का, इतना रेंज है सेकेंडरी, ना, दिस इज अ वर्चुअल दुनिया, दिस इज द ऑनलाइन दुनिया। ऑनलाइन में जस्ट इसको एक नाम दिया गया है, टेक्निकल नजरिया है देखने का कि हाँ, जब भी एक कोई नया कंपनी का शेयर आएगा वो प्राइमरी मार्केट में आएगा। जब भी कोई एक कंपनी का शेयर जो है वो बाद में जब हम उसकी ट्रेडिंग करेंगे या बाद में उसकी सेल परचेज करेंगे, एक बार वो प्राइमरी मार्केट में आ गया, तो वो आपका कहां पर आएगा, वो यहां पर आपका सेकेंडरी मार्केट में आएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये है। ठीक है, तो वही पीछे आपके लिखा हुआ प्राइमरी मार्केट की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, अभी अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अभी आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, चीजें और क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे ये चैप्टर यहाँ पर अपने अंत तक यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट जो है, जहां पर ये शेयर्स की लिस्टिंग होती है, शेयर्स को सेल परचेज किया जाता है, ये होता कहां पर है। जब यहां पर एक शेयर जो पहली बार लिस्ट होता है और जहां पर फिर फर्दर उसकी ट्रेडिंग होती है, उस जगह को हम स्टॉक एक्सचेंजेस कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस एक जगह है जिसके थ्रू सभी सभी बायर्स और सेलर्स आपस में कनेक्ट रहते हैं। मुझे अपने शेयर्स को बेचना है, कहीं कोई खरीदने वाला होगा तभी मैं बेचूंगा, तो वो कहां पर होगा, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वो मुझे बायर या सेलर मिलेगा, तो वही जगह को हम स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, जिनमें दो बड़े फेमस नाम है, एनएससी एंड बीएससी।
जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफिशियली हम उनको नाम से जानते थे, लेकिन अब उनके नाम ऑफिशियली जो है एनएससी बीएससी कर देगा। उनका जो पूरा नाम है ऑन द ऑफिशियल पेपर्स पे नहीं लिया जाता है। जस्ट समझाने के पर्पज से मैं आपको समझा चुका हूं कि एनएससी इक्वल टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी इक्वल टू द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, समझाने के पर्पज से, बाकी कुछ इसका पर्पज और कुछ नहीं है। दैट इज एनएससी एंड बीएससी, दैट्स इट। ठीक है, तो एनएससी और बीएससी तो आपने नाम सुना है। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है, लाइक द कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है। ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो कि गांधीनगर की गिफ्ट सिटी गुजरात जो है आईएफएससी, वहां पर स्थित है। आईएफएससी गांधीनगर गिफ्ट सिटी में यहां पर मौजूद है, इंडिया का इकलौता इंटरनेशनल एक्सचेंज। अब इंटरनेशनल एक्सचेंज क्या होता है? इंटरनेशनल एक्सचेंज का मतलब कि यहां पर आप दूसरे देश के लोग जो हैं इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अगर वहां पर दूसरे देशों के कंपनीज के लिस्ट हैं, आपके देश के शेयर जो है यहां पर इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, तो यहां पर ट्रेडिंग की जा सकती है अनइवन आवर्स, मतलब ओड आवर्स में भी। ओड आवर्स मतलब कि अब कोई दूसरे देश में किसी को यहां पर परचेज सेल करना है, तो पर्टिकुलरली उस देश के टाइमिंग के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, है ना। उस मान लीजिए इंडिया की जैसे स्टॉक मार्केट 9:15 सुबह खुलती है, 3:30 बंद हो जाती है। अब ऑब्वियस है, अब यूएसए की मार्केट में करना है तो वो 9:15 3:30 का फंडा तो हमारे यहाँ तो चलेगा, जब आप सो रहे होगे तो वहां की मार्केट ओपन हो रही होगी, राइट? पॉइंट समझ रहे हो? और सेम वहां के सिटीजन के लिए है। तो इस चीज का हल क्या है? इस चीज का हल क्या है? इस चीज का हल है इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि गांधीनगर गुजरात में, जहां पर आप अपने रूटीन टाइम के अकॉर्डिंग भी वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसा वहां पर इंटरनेशनल एक्सचेंज काम करता है। ठीक है, इसके अलावा एनएससी आईएफएससी लिमिटेड भी है, वो भी गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। ये सब्सिडरी एनएससी की, और ये सेटअप किया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पे, जो ये अलग है इससे। ठीक है, इसके अलावा एक ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है। तो ये कुछ एक्सचेंजेस है। अब सर मैंने तो बीएससी एनएससी का नाम सुना, तो चलो आपने ये इंटरनेशनल एक्सचेंज का नाम भी दे दिया, लेकिन सर इसके अलावा ये क्या काम करते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना कलकत्ता का, मैंने तो नहीं सुना ओवर द काउंटर का। एनएससी का भी चलो सुना होगा आपने, एनएससी की सब्सिडरी आईएफएससी। बाकी काम क्या करते हैं? बेसिकली देखा होता है, देखो ये एक चीज होती है कंपनी के ऊपर, एक कंपनी अपने शेयर्स को कहां लिस्ट कराना चाहती है, एक कौन सा प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कराना चाहती है, कहां पर अपने शेयर्स को रखना चाहती है जहां से वो बायर सेलर को पकड़ सके, है ना। अब वही होते हैं, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है, तो चार्जेस के ऊपर है, कि भाई कंपनी को अगर लग रहा है कि मुझे ठीक है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज से मेरा काम चल सकता है, तो वो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पे लगा देगा। अब कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पे कितनी भीड़ है, कितना वॉल्यूम है, कितने लोग वहां पर खरीद बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, अब वो उसकी बात है ना। उसको लगता है कि मैं पूरे पैन इंडिया जाना चाहता हूँ, पूरे इंडिया में जाना चाहता हूँ, बीएससी एनएस इज द बेस्ट प्लेस, है ना। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर क्राइटेरिया। इवन ऐसा नहीं है कि मैं एज अ कंपनी हूं और मैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी लिस्ट करा लूं, उनका भी कोई क्राइटेरिया होगा, बीएससी वालों का भी क्राइटेरिया होगा। हमारे भाई हम तो यही कंपनीज को करेंगे अपने यहाँ पर लिस्ट, हम नहीं आपकी कंपनी को नहीं करेंगे, तो इनकी तो एलिजिबिलिटी होगी कोई ना कोई। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर आपकी और उनकी एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग ही आपका कोई शेयर जो है, कंपनी जो है, वो लिस्ट की जाती है इन किसी भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे। अब ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज हर एक जगह पे तो है नहीं। अगर बीएससी एनएससी की बात करूं तो ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब ये हर एक जगह पे तो स्थित है नहीं, तो इसलिए ये अब आपको मुंबई में इनका ऑफिस है। अब मैं मुंबई में जाऊंगा, मैं या फिर वर्चुअली मैं मुंबई से कनेक्ट करूंगा अपने शेयर्स को बेचने के लिए? नहीं, स्टॉक एक्सचेंजेस ने यहाँ पर आपका सेबी के द्वारा एक ऑथराइज्ड किया होता है, ब्रोकर्स होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस के बिहाफ पर समझ लीजिए एक प्रकार से काम करते हैं। एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, स्टॉक ब्रोकर जो है इनके बिहाफ पर आपका काम किया, नॉट एग्जैक्टली बिहाफ पर, लेकिन एक सिंपल भाषा में समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि बिहाफ पर काम करते हैं, और ये यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं आपको, जिसके थ्रू यहाँ पर आप बाय सेल कर सकते हो। और अल्टीमेटली वो जो बाइंग सेलिंग होगी वो होती एनएससी बीएससी के ऊपर है या किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही है। ठीक है, ब्रोकर जस्ट आपको वो एक प्लेटफॉर्म, एक सुविधा, एक बायर सेलर का पोजीशन जो है वो बता देते हैं, जिसके थ्रू यहां पर आप एनएससी बीएससी या किसी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग या फिर डील कर सकते हैं। आई होप सो कि स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है एकदम अच्छे से, बढ़िया से। ओके, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब अगला पॉइंट भी बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट जरूरी क्या है? अगला पॉइंट जरूरी है कि जब आप कोई भी अकाउंट, आप कोई भी पैसा है आपके पास, अब उस पैसे को आप सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हो? बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो,
कि भाई मैंने बैंक में अकाउंट ओपन करा लिया, मेरा पैसा सुरक्षित पड़ा है, सेविंग में मेरा पैसा पड़ा है, ठीक है, एग्री। अब जो सेविंग में आपका पैसा पड़ा है, बैंक अकाउंट में पड़ा है, वो किस फॉर्म में पड़ा है? आप तो नगद देकर आए थे, जमा करा के आए थे, या फिर कहीं से पैसा आया तो किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब आप शेयर्स खरीदते हो, उसी तरह से जब शेयर्स परचेज किए आपने किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो यहां पर कहां पर रखे जाएंगे? वो यहां पर जिस तरह से आपके पास करेंसी नोट होते हैं ना, उसी तरह से किसी जमाने पर उनको हम शेयर सर्टिफिकेट कहा करते थे। आप किसी कंपनी से शेयर्स खरीदते थे तो वहां से उस कंपनी से आपको शेयर सर्टिफिकेट आता था। ये शेयर सर्टिफिकेट कुछ वैसा ही दिखाई देता था जो आपको स्कूल कॉलेज में एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, कि इसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उस तरह से अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो वो सर्टिफिकेट यहां पर आपका शेयर सर्टिफिकेट के रूप में आपको मिलता है। उसमें लिखा होता था आपने इतने शेयर्स खरीदे, इतने प्राइस पे खरीदे, ये कंपनी है, ऑथराइज करते हैं, नीचे सील कंपनी का, साइन वाइन सब कुछ वहां पर हो गया कंपनी का, ठीक है। लेकिन अब ये जो शेयर सर्टिफिकेट, अब कोई पर्सन यहां पर किसी, अब शेयर्स को खरीदकर उसको रखने का कोई समय तो है नहीं। मैं 20 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, कितने भी साल रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसका, है ना, राइट? यही है फंडा। और शेयर सर्टिफिकेट में डुप्लीकेसी भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी उसमें, ठीक है। करेंसी नोट की डुप्लीकेसी बहुत इजीली नहीं हो पाती, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट की डुप्लीकेसी बहुत इजीली हो पा रही थी। तो इसलिए इन शेयर सर्टिफिकेट को यहां पर आपका सोचा गया कन्वर्ट करने के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट जो किया गया, अब मैं अपनी करेंसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके कहां रख रहा हूं? बैंक अकाउंट में। तो ऑब्वियस है इनको भी कन्वर्ट करके मुझे किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना था, और उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को, उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिसमें रखा गया, उस फॉर्म को, उस जगह को नाम दिया गया डीमैट अकाउंट। डीमैट, DMAT, ठीक है, D/MAT। पूरा नाम इसका होता है डीमेटलाइज्ड अकाउंट, डीमेटलाइजेशन ऑफ द अकाउंट, डीमेटलाइजेशन ऑफ दिस शेयर सर्टिफिकेट्स, कुछ इसको कह सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ द फिजिकल स्टॉक, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज द डीमेटलाइजेशन, ठीक है। ये डीमेटलाइजेशन की डेफिनेशन है। और जो यहाँ पर स्टॉक जो है, आपके शेयर जो है, वो यहाँ पर अकाउंट में रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिस अकाउंट में रखे जाते हैं उसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। सो उसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। अब ये डीमैट अकाउंट आखिरकार ओपन कौन करता है? अब बैंक अकाउंट तो बैंक ओपन करता है, लेकिन डीमैट अकाउंट कौन ओपन करता है? डीमैट अकाउंट यहां पर ओपन करते हैं आपके डिपोजिटरीज जो होती हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स उनको कहते हैं, वो ओपन करता है, डीपी कहते हैं। सो डीमैट अकाउंट आपका डीपी ओपन करते हैं। शेयर मार्केट में डील करने के लिए आपको वैसे दो तरीके के अकाउंट चाहिए होते हैं। एक कहलाता है डीमैट अकाउंट, दैट इज डीमेटलाइज्ड अकाउंट। दूसरा कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेटलाइज्ड अकाउंट वो अकाउंट है जहां पर आपके जो शेयर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, होल्ड रहते हैं, वहां पर ही पड़े रहते हैं, आपके सेफ रखे रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन शेयर्स को किसी को बेचना है, शेयर्स को खरीदना है, तो डीमैट अकाउंट में आने से पहले, डीमैट अकाउंट में आने से पहले वो शेयर्स अगर आपने परचेज किया है, तो डीमैट अकाउंट में आने से पहले वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर, फॉर एग्जांपल, मुझे एक शेयर किसी कंपनी का परचेज करना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे बैंक में पैसा है, ठीक है, मेरे बैंक में पैसा है, मैं उस पैसे को यहां पर ट्रांसफर करूंगा, अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा जो कि मैंने किसी भी एक ब्रोकर के पास ओपन करा रखा है। ये ब्रोकर जो होते हैं वो ओपन करके रखते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट। इनमें यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रखूंगा, यहां से पैसा मेरा वो थर्ड पर्सन को चला जाएगा जिसने मुझे सेल किए हैं वो शेयर, ठीक है। और ये जो सेल किए हैं शेयर्स, ये मेरे पास आ जाएंगे यहां पर, और मेरे ये शेयर्स जो हैं, ये फाइनली एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी, यानी कि पैसा गया और शेयर्स आए। ये एक बार जो ट्रांजैक्शन है ट्रेडिंग की, बाइंग एंड सेलिंग की, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद मेरे जो शेयर्स है परमानेंटली मेरे पास जो पड़े रहेंगे सेफ एंड सिक्योर, वो मेरे आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहेंगे, ठीक है, वो मेरे डीमैट अकाउंट में पड़े रहेंगे जो सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। उसके बाद जब अगर मुझे बेचने हैं शेयर्स, तो ऐसे ही होगा,
मेरी ट्रेडिंग के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग तो हो जाएगी, लेकिन जो शेयर्स हैं वो मेरे डीमैट अकाउंट से निकल कर ही यहां पर जो बायर हैं उनके पास पहुंचेंगे। तो यहां पर दो तरीके के अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट की, डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट आपका केवल शेयर्स को होल्ड करने के लिए है और ट्रेडिंग अकाउंट आपकी बाइंग एंड सेलिंग के लिए होता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर्स ओपन करते हैं, ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो डीमैट अकाउंट है वो केवल और केवल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही ओपन कर सकते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन हो सकता है डीमैट अकाउंट ओपन करने? कोई बैंक भी हो सकता है, कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, आपने जैसे मान लीजिए ग्रो, झरोदा, इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ये भी आपको डीमैट अकाउंट भी उपलब्ध कराते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों उपलब्ध कराते हैं। तो जब भी आप कोई भी अकाउंट जब ओपन कराने जाते हो किसी ब्रोकर के पास, तो आप नॉर्मली बोलते हो डीमैट अकाउंट मेरा ओपन करना है, लेकिन वो डीमैट के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करता है। तो आपके पास दो अलग अलग अकाउंट होते हैं, डीमैट अकाउंट अलग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ लो। अब यहां पर ये जो दोनों के बीच में दोनों का जो दोनों है, ये मैंने किसके द्वारा कहा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इवन बैंक भी ये काम आपका कर सकता है। इवन बैंक यहां पर थर्ड पार्टी के टाई अप के साथ भी ये नॉर्मली काम देखने को मिलता है कि आप लोग बैंकर, तो बैंक में यहां पर आप देखते हो ना कि टारगेट आता है कि डीमैट अकाउंट खोलने का, तो वो डीमैट अकाउंट यही है, या तो आपके बैंक ने या फिर आपके बैंक ने किसी न किसी के साथ टाई अप कर रखा होगा थर्ड पार्टी के साथ, है ना? तो थर्ड पार्टी के साथ जो टाई अप किया गया है डीमैट का, तो उसके आप डीमैट अकाउंट ओपन करा रहे हो, बैंक को अपना कमीशन मिल रहा है उसमें से। तो बैंक कमीशन भी, जिसमें जिस तरह से हम बैंक का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सेल करते हैं उसमें कमीशन मिलता है, वैसे डीमैट अकाउंट खोलने पर भी कमीशन मिलता है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी का हम डीमैट अकाउंट ओपन करा रहे हैं अपनी ब्रांच के थ्रू, अपने बैंक के थ्रू। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज कमीशन बेस्ड इनकम। इसको भी वन ऑफ द काइंड ऑफ कमीशन बेस्ड इनकम आपकी कहलाती है, जिस तरह से बैंक का इंश्योरेंस कहलाती है। तो आई होप सो कि डीमैट का कंसेप्ट समझ में आ गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको यहां पर आपका कौन देखता है? इनका यहां पर माई बाप कौन है? इनको यहां पर पूरे इंडिया में दो ऐसी एजेंसीज हैं जो इनको लुक आफ्टर करती है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि जो हमारे जितना भी डीपी, जितने भी हमारे डीमैट अकाउंट है इंडिया में, उन सबका डाटाबेस यहां पर, या जिनके थ्रू ये ओपन करवाया जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, वो दो एजेंसीज हैं। One is the CDSL, another one is the NSDL. CDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड और दूसरा है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। NSDL एंड CDSL दो ऐसी एजेंसीज हैं जो कि यहां पर आपको उपलब्ध कराते हैं, क्या उपलब्ध कराते हैं आपको? ये सुविधा कि आप अपना जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स को सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि डीमैट अकाउंट ओपन करा दिए, हम इसको पूरा पूरा मैनेज करेंगे। डीमैट का जो डाटाबेस है वो NSDL और CDSL ही मैनेज करते हैं। इंडिया में केवल दो ही ये एजेंसीज हैं, केवल दो एजेंसीज हैं, और कोई थर्ड पार्टी ये काम नहीं करती है। उनको हम डिपोजिटरीज कहते हैं, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सारा का सारा पीछे लिखा हुआ है। आप इसको आराम से तसल्ली से बाद में पढ़ लीजिएगा, आपको जो पीडीएफ में लगी उसमें आप पढ़ सकते हैं। ये सारी NSDL CDSL के बारे में सब चीजें मेंशन कर रखी है। ठीक है, ओके। सो दीज आर दी वन ऑफ काइंड ऑफ मोनोपोली समझ लीजिए कंपनी की है। ऑब्वियसली दो ही कंपनीज है पूरे इंडिया में, तो और एक प्रकार की मोनोपोली टाइप ही कंपनी यहां पर हो चुकी है ये आपकी। ठीक है, सो CDSL एंड दी NSDL आप पढ़ सकते हैं, इनके फैक्ट्स याद कर लेना। ठीक है, अब ये जो बेसिक बेसिक चीज है मैंने बता दी आपको कि किस तरह से स्टॉक मार्केट शुरू होती है ना? प्राइमरी मार्केट से शुरू होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, फिर आपका डीमैट अकाउंट मैंने बताया आपको, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वो कौन खोलता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये सब चीजें तो आपकी उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी, एक बेसिक चीज आपकी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, जो टाइप ऑफ, जो हम शेयर 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 बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन शेयर्स के भी अलग अलग तरीके के रूप होते हैं, शेयर्स के भी अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो उनमें यहां पर एक टाइप आता है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी से ही इक्विटी शेयर बना है, तो आप जिसको भी समझा देता हूं, दोनों ही बातें समझ आ जाएंगी एक साथ। यहां पर मेनली एक यहां पर इक्विटी शेयर होता है, और नीचे लिखे इसको एक बार छोड़ दो, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इनको कंपैरिजन करते हैं हम, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को कंपैरिजन करते हैं। इनको समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है, इसको अलग तरीके से समझेंगे। तो यहां पर आप एज ए इंडिविजुअल, मैं हूं, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो अगर वो किसी एक कंपनी में अपना हिस्सा खरीदना चाहता है, हिस्सा मतलब वो कंपनी में शेयर्स खरीदना चाहता है, नॉर्मल नॉर्मल रूटीन में, जैसे ये जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स वेयर्स दिखते हैं, आपको दिखाई देते हैं, जिनको आप खरीदते हो बेचते हो,
तो वो अगर आपको देखने खरीदने हैं बेचने हैं तो वो जो शेयर्स आप खरीद बेच रहे हो उनको हम इक्विटी शेयर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी बेसिकली क्या होता है? इक्विटी एक कंपनी की यहां पर ओनरशिप होती है। इक्विटी अपने आप में एक ओनरशिप है। ठीक है, राइट्स हैं यहां पर आपके। और इक्विटी शेयर आपका एक रूप है जिसके थ्रू आपको वो शेयर्स आप परचेज करते हो, इक्विटी शेयर्स कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर या फिर प्रेफर्ड शेयर्स ये किनको कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर ये नॉर्मली आपको ऐसा नहीं रूटीन में मार्केट में अवेलेबल है सेल परचेज के लिए, भाई खरीद ले खरीद ले खरीद ले, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये यहाँ पर जो शेयर्स अवेलेबल होते हैं ये यहाँ पर कुछ चुनिंदा यहाँ पर जो कंपनीज हैं या फिर खुद के जो प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स कुछ चुनिंदा यहाँ पर रिलेटिव्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन्हीं को यहाँ पर ये अवेलेबल कराया जाता है। ये नॉर्मल मार्केट में सेल परचेज के लिए अवेलेबल नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज पर। दीज आर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जाओ मुझे प्रेफरेंस शेयर खरीदना मैं खरीद लूंगा, नहीं। ये इंटरनल यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर जो कंपनी के प्रोप्राइटर जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी जिन्होंने शुरुआत की है, उनके द्वारा यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स बेचे जाते हैं। यहाँ पर जो भी उनको लगता है जिसको बेचने हैं, नॉर्मल रूटीन में नहीं होता इनकी से। नॉर्मल रूटीन में जो शेयर्स आपको मिलते हैं वो इक्विटी शेयर ही कहलाते हैं। अब इन दोनों के बीच में और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, उनको भी एक बार समझ लेते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के बीच का डिफरेंस। इक्विटी शेयर में यहां पर आपको जो भी अच्छा, इक्विटी शेयर से पहले आपको बताता हूं कि आपको जब भी आप इक्विटी शेयर खरीदते हो या फिर प्रेफरेंस शेयर या शेयर होल्डर हो बेसिकली एक किसी कंपनी के, तो आपको कंपनी अपने प्रॉफिट का थोड़ा बहुत हिस्सा भी यहां पर देती रहती है हमेशा के लिए। प्रॉफिट का थोड़ा बहुत हिस्सा देती रहती है और वो प्रॉफिट का जो हिस्सा देती है वो यहां पर आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिविडेंड, है ना। प्रॉफिटेबल हुई कंपनी, कंपनी ने आपको थोड़ा बहुत हिस्सा दे दिया, तो वो हिस्सा डिपेंड करता है कितनी प्रॉफिट है और कंपनी क्या करना चाहती है। वो प्रत्येक शेयर आपको मान लीजिए 1 रुपए पर शेयर भी आपको दे सकती है। मान लीजिए आपके 300 शेयर है तो 300 रुपए बनेंगे। इस तरह का आपको यहाँ पर वो बनता है उसका फंडा आपके पास डिविडेंड के फॉर्म में। अब ये जो डिविडेंड होता है ये कंपनी के द्वारा जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो सबसे पहले जो डिविडेंड आपको मिलता है वो यहां पर आपका मिलता है इनको। they are enjoying the priority over the equity shareholder payment of the surplus का मतलब डिविडेंड उनको मिलता है पहले, इनको ये डिविडेंड मिलेगा। they are entitled to a fixed dividend or dividend calculated at a fixed rate to be paid regularly before any dividend can be paid in respect of the equity share। तो पहले इनको डिविडेंड मिलेगा, फिर जो बचेगा फिर इनको डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, और फिर अगर उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो फिर उनको प्रेफरेंस वालों को अगर दे दिया जाता है। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर जाके इक्विटी के पास होता है। लेकिन इक्विटी का क्या बेनिफिट? सर मैं तो प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाहता हूँ, वो आप नहीं खरीद सकते, वो कुछ चुनिंदा ही लोग हैं। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर में सर फिर कुछ तो फायदा हो। इक्विटी शेयर आपको एक प्रकार से उस कंपनी का मालिक बना देती है। मालिक इन द सेंस उतने टुकड़े का मालिक हो। कैसे? आपके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं, आपके पास कंपनी के जो भी फैसले हैं उनमें हिस्सा लेने का मौका आ जाता है। और ये हिस्सा सर कैसे लेंगे? बहुत बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं है हर एक फैसले में आपका राजीनामा लिया जाए। आपके पास यहाँ पर जब भी बहुत जरूरी कोई चीजें होती है जिसका यहाँ पर हर एक पर्सन से उसका यहाँ पर इजाजत लेने की जरूरत होती है, हर एक शेयर होल्डर से, तो आपको एक वोटिंग राइट, ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा दी जाती है। आपको एक पर्टिकुलर डेट टाइम दिया जाता है कि ये हमारे यहाँ पर रेजोल्यूशन ये पास होने हैं, ये चेंजेस किए जाने हैं कंपनी में, ये अप्रूवल लेना है। तो सभी शेयर होल्डर इस वक्त अपनी वोटिंग लाइंस पे आ जाना और यस नो जो भी है वो दे देना। अब नॉर्मल सी बात है कि मुझे नहीं लगता कि कोई इक्विटी शेयर होल्डर होगा वो इस तरह के वोटिंग में यहाँ पर इन्वॉल्व होता होगा, किसी को कोई समय नहीं है। ठीक है, और ये ई वोटिंग है। पहले के जमाने में तो ऑफलाइन वोटिंग हुआ करती थी और ये कंपनी लोग वहां पर जाते थे। ठीक है, खुद के खर्चे पर जाकर कौन वोटिंग करता है ना, तो वो चीज करनी पड़ती थी। तो एक प्रकार से मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर दिखाने के लिए है और कुछ नहीं यार। इक्विटी शेयर में कौन जाएगा, कौन वोटिंग करता है? ठीक है, करने वाले समझदार लोग करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि जो मेजोरिटी शेयर होल्डर जिनके पास बड़ा मेजर हिस्सा है उनके अलावा कोई और वोटिंग करता होगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर वालों को वोटिंग राइट्स हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों को कोई वोटिंग राइट्स नहीं दे रखे हैं। ठीक है, ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस यहां पर इक्विटी और प्रेफरेंस में मैंने आपको दोनों में बताया है। ठीक है, उनका वोटिंग डिविडेंड तो उनको खैर मिलता ही मिलता है। ठीक है, ओके। और साथ ही साथ अगर कंपनी लिक्विडेट होती है यानी कंपनी बंद होती है तो जो भी यहां पर आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर है
इनको यहां पर पैसा जो है वो पहले मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स से। मान ली कंपनी के पास 1 लाख रुपए बच गया, तो 1 लाख रुपए बचा, कंपनी बंद हो रही है, तो 1 लाख रुपए में पहले वो सेटल किसको करेंगे? पहले पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा दे, शेयर होल्डर को पैसा देंगे। उसके बाद अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास पैसा वापस आएगा, नहीं तो उनके पास पैसा नहीं वापस आएगा। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक एडवांटेज है इक्विटी से। ठीक है, और भी लाइन लिखी है यहां पर, उसके बारे में भी बात करता हूं मैं, कि उनको यहां पर क्रेडिटर, बॉन्ड होल्डर, डिवेंचर होल्डर के बाद पैसा दिया जाएगा इनको भी। ठीक है, उसके ऊपर अभी बात करता हूं जब मैं ये समझाता हूं आपको बॉन्ड। आई होप सो कि इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहां पर नीचे प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप लिखे हैं। दैट इज द फर्स्ट वन, इन द कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। This is a type of preference share on which dividend accumulates if it remains unpaid. All the arrears of preference dividend have to paid out before paying dividend on the equity share. अगर cumulative preference share है, मान लीजिए किसी एक साल में आपको यहाँ पर आपका डिविडेंड नहीं मिला, है ना, हो सकता है ना कई बार यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलता है आपको, किसी साल में यहाँ पर आपको लॉस लॉस हो गया, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो वो कम्युलेट होता रहता है, वो अगले साल आपको मिल जाएगा। पिछले साल अगर आपको फिक्स मिलना था कि भाई इसको तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना परसेंट हमने डिविडेंड देना ही देना था, लेकिन लॉस हो गया, नहीं दे पाए, तो पिछले साल, अगले साल, उस साल का और पिछले साल का एक साथ मिल जाएगा, तो कम्युलेटिव उसको कहेंगे। और वो भी यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद यहाँ पर, उनसे पहले यहाँ पर इनको मिलेगा। ठीक है, हैव टू बी पेड आउट बिफोर पेइंग डिविडेंड ऑन द इक्विटी। कम्युलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ये कन्वर्टिबल है, यानी कि ये जो यहां पर प्रेफरेंस शेयर है, where the dividend payable on the same accumulates if not paid after a specified date, these share will be converted into the equity capital of the company। अगर ऐसे कोई शेयर्स है जो कि यहां पर कन्वर्टेबल है, लेटर ऑन यहां पर आपका कन्वर्ट हो सकते हैं, किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? आपके इक्विटी शेयर होल्डर में, इक्विटी कैपिटल में यहां पर ये कन्वर्ट हो सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में होता है कि अगर इनको यहां पर आपका एक फिक्स डिविडेंड दे दिया गया तो उनको मिलेगा, उसके बाद यहां पर जो पैसा है वो इक्विटी वालों को दे दिया गया, उनको मिल गया, उसके बाद अगर पैसा बचा है तो फिर से इनको यहां पर पैसा दे दिया जाएगा, अगर आप ये पर्टिकुलरली पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास है तो। ठीक है, तो कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव होते हैं, एक आपके कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल होते हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं। तो जो मैंने नॉन नॉन लगा दिया तो उनके आगे नॉन लगा दो कि भाई नॉन कम्युलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, नॉन कम्युलेटिव कम्युलेटिव नहीं होगा, नॉन कन्वर्टिबल कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो तो खैर ऑब्वियस है। अगर ये चीजें हैं तो नॉन तो आप पे आगे लग जाता है, तो उनका यहाँ पर वो चित्त रह ही नहीं जाता कोई उस तरह का। ठीक है, तो आई होप सो कि ये तीनों टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। ओके, क्लियर है? अब आपको उम्मीद करता हूं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच का डिफरेंस क्लियर होगा। एक बार पढ़ लो फटाफट से, जस्ट 1 मिनट बाद अपने स्टार्ट करता हूं मैं दोबारा से। ठीक है, एक बार इतनी देर में ये पढ़ लो।
चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे हम। अब आते हैं हम राइट इश्यू, राइट शेयर या फिर बोनस शेयर पे। ये क्या है राइट इश्यू, देखते हैं राइट शेयर क्या होता है। ऑलरेडी आपके पास शेयर है, अगर कंपनी आपको ऑफर करती है बहुत बार कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो और हमें और पैसा चाहिए, कंपनी को, कंपनी आती है हमें और पैसा चाहिए, आप हमें पैसा दे सकते हो। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना कि और हम शेयर्स आपको दे रहे हैं, आपके जो शेयर्स आपके हैं उसके बिहाफ पर। मान लीजिए आपके पास एक शेयर है तो हम आपको एक शेयर के बदले में एक शेयर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन पैसा देना पड़ेगा सर, नहीं मुफ्त दे रहा है। लेकिन हाँ, मार्केट में जो प्राइस है उससे सस्ते में हम दे देंगे आपको। मार्केट मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 500 रुपए, तो हम आपको 490 में दे देंगे। आप लेने के लिए तैयार हो तो बताओ, ठीक है। दैट इज अ राइट इश्यू। अब कंपनी क्यों करती है राइट इश्यू? कंपनी इसलिए करती है क्योंकि जो मैंने आपको आईपीओ का मैकेनिज्म बताया था, आई होप सो पहले आपने अच्छे से देख लिया होगा, जो आईपीओ का मैकेनिज्म था उस मैकेनिज्म से बचने के लिए इन द सेंस, क्योंकि आईपीओ का मैकेनिज्म बहुत ही लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है, ठीक है, अच्छा खासा मैकेनिज्म है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें टाइम लगता है आपका पूरा मैकेनिज्म में, तो अलॉटमेंट होने में वगैरह वगैरह सब चीजें होने में। तो उस मैकेनिज्म से यहां पर थोड़ा सा बचने के लिए, साइडलाइन होने के लिए कि भाई पैसा चाहिए, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ले लेते हैं, थोड़ा सस्ता दे देंगे, जितना आईपीओ पे खर्चा करेंगे उतना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ता दे देंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो सिंपल सेबी से परमिशन लेंगे और हो जाएगा, नहीं तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। आईपीओ मतलब आईपीओ में तो एक बार कंपनी चलेगी आईपीओ में, तो उसके बाद दोबारा से एफपीओ में जाती है। अगर एक बार लॉन्च कर दिया किसी कंपनी ने शेयर तो दैट इज आईपीओ। दोबारा से कंपनी अगर लॉन्च करते है उसको एफपीओ कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो एफपीओ में नहीं जाना चाहती है, राइट इश्यू देती है, ठीक है। अगला आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर होते हैं कि कंपनी यहां पर अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको यहां पर आपका कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती है, यानी कि आपने एक शेयर है, उसके आपके में मान लीजिए 4 शेयर है, 4 शेयर के बदले में 1 शेयर देंगे आपको, ठीक है, बोनस शेयर। अब बोनस शेयर, नाम तो इसका बोनस है। अब ये वाले जो शेयर्स हैं, ये कंपनी यहां पर आपको कोई पैसा नहीं लेती इस शेयर्स का, कंपनी आपको मुफ्त में दे देती है। कंपनी मुफ्त में कैसे दे देगी? कंपनी के पास यहां पर कुछ रिजर्व्स होते हैं, फ्री रिजर्व्स होते हैं। फ्री रिजर्व्स मतलब रिजर्व्स में क्या आता है? रिजर्व्स में प्रॉफिट आता है, ठीक है। कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी ने उसको अलग से साइडलाइन रखे रहा होता है आपका बोनस के लिए, बोनस शेयर के लिए, उसमें से पैसा निकाला जाता है और उसको यहां पर लोगों में उसके बदले में शेयर दे दिया जाता है। अब लेकिन इस बोनस शेयर को इश्यू करने के बाद एक चीज और होती है कि शेयर का जो प्राइस है वो गिर जाता है प्रोपोर्शनली। मान लीजिए कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, तो अगर उस कंपनी के शेयर प्राइस 100 रुपए है और उसको 4 के बदले में 1 शेयर दिया गया, 4 पहले किसी व्यक्ति के पास 4 शेयर थे, अब उसके पास 5 शेयर हो गए हैं, तो प्रोपोर्शनली कंपनी के शेयर का प्राइस भी डाउन होता है। तो अल्टीमेटली जो पर्सन है जिसको वो शेयर मिला है, उसको अल्टीमेटली वो एट पार ही रहता है। वो ऐसा नहीं अरे यार मुफ्त में मिल गया, अच्छा 20 रुपए का शेयर मुफ्त में मिल गया, नहीं, वो एट पार ही रहेगा। पहले 4 शेयर थे 25 रुपए के थे, है ना, अब एक शेयर मिल गया तो 5 शेयर 20 रुपए के हो गए। समझ गए? है वही, टोटल एक्यूमुलेशन आपकी 100 रुपए ही रही आपके पास, बट आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। आपके पहले 4 शेयर थे, वैल्यू 100 रुपए थी, अब आपके पास 5 शेयर हो गए, वैल्यू एक शेयर की 20 रुपए रह गई। ये चीज होती है। अब सर इसमें क्या, मुझे क्या फायदा, मुझे बोनस शेयर मतलब ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। बेवकूफ नहीं बनाया कंपनी ने, कंपनी ने आपको एक शेयर फालतू भी तो दिया है। कल को अगर शेयर की वैल्यू जो बढ़ेगी, वो नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी। और मोर ओवर एक शेयर जिसका प्राइस मान ले 25 रुपए है ना, उसकी वैल्यू बढ़ना, एक 20 रुपए उसकी वैल्यू तो 25 तो हो ही जाएगी, क्योंकि उस दिन पहले तो 25 थी उसकी वैल्यू। सोचने वाली बात है ना, कुछ दिन पहले किसी चीज की वैल्यू 25 थी, आज एकदम से उसकी वैल्यू 20 हो गई, तो ठीक है, 2 4 6 महीने में उसकी वैल्यू 25 आ सकती है, आने के चांस तो है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके ज्यादा हो गए तो आपके क्या होगी, एक कंपनी के शेयर की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, अफोर्डेबल बन गया वो शेयर, नंबर अमाउंट वाइज कितना अफोर्डेबल बन गया। पहले 25 रुपए उसको लगता था महंगा है, 20 रुपए हाँ ठीक है, सही रेंज है, खरीद सकते हैं, है ना। तो वो अफोर्डेबिलिटी, लिक्विडिटी, इन सबको ध्यान में रखते हुए बोनस शेयर का अपना बेनिफिट है कि ओवरऑल वैल्यू उतनी रहेगी लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर बढ़ जाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये होता है आपका बोनस शेयर, आपका फ्री रिजर्व जो है उसमें से दिए जाते हैं, ठीक है। आगे आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। खैर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है इनके बारे में हम मनी मार्केट में ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। ये मनी मार्केट का पार्ट एक प्रकार से बनते हैं, तब ज्यादा चर्चा करेंगे, आपको बताऊंगा।
डिबेंचर्स, डिबेंचर्स समझते हैं। डिबेंचर्स नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए मुझे इक्विटी शेयर के रूप में पैसा लेना है तो मुझे अपनी कंपनी का हिस्सा देना पड़ेगा। मैं कंपनी का हिस्सा नहीं देना चाहता, मैं उसको कहता हूं तो लोन के रूप में पैसा ले ले मेरे से, ठीक है, मैं लोन के रूप में पैसा लेना चाहता हूं, तो कंपनी एक डिबेंचर्स जारी कर देती है और बाकी सामने वाले पार्टी से लोन के रूप में पैसा ले लेती है और उसके बदले में आपको ब्याज भी दिया जाता है। उसके बदले में आपको ब्याज दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिबेंचर कहते हैं। तो डिबेंचर आर दी बॉन्ड्स, एक प्रकार के बॉन्ड है यहां पर आपके, इश्यूड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी के द्वारा। अच्छा, एक टर्म होती है बॉन्ड, बॉन्ड शायद अगले पेज पर, हाँ बॉन्ड, इसको भी साथ साथ कर लेते हैं, दोनों क्लियर एक साथ हो जाएंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो बॉन्ड शब्द होता है वो भी यही काम करता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का काम भी यही है, मतलब यही है कि भाई पैसा दिया गया और लोन ले लिया गया, है ना, ठीक है, बॉन्ड का मतलब भी है। लेकिन बॉन्ड जो है, जो एक बेसिक चीज को दर्शाता है कि मैंने पैसा दिया, सर्टिफिकेट, मुझे कंपनी ने लोन, कंपनी ने पैसा ले लिया लोन के फॉर्म में और मुझे इंटरेस्ट देगी, उसको बॉन्ड कहते हैं। लेकिन बॉन्ड जो शब्द है नॉर्मली गवर्नमेंट जो है या फिर पब्लिक सेक्टर जो है, उनके द्वारा अगर किसी तरह का काम किया जाए, तो किसी तरह का पैसा लिया जाए, तो उसको हम बॉन्ड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी बॉन्ड का ही एक पार्ट बन जाता है यहाँ पर आपका डिबेंचर, कि जो नॉर्मल कंपनीज है, जो दूसरी कंपनीज हैं, वो अगर ऐसा कुछ जारी करती हैं जिससे थ्रू वो लोन लेती है, तो उनको हम डिबेंचर्स बोल देते हैं। तो दोनों का जो बेसिक नेचर है डिबेंचर और बॉन्ड का वो सेम है, बस फर्क इतना है कि उनको जारी कौन कर रहा है और जारी किस तरह से किया जा रहा है, मतलब इश्यू कौन कर रहा है और पैसा कौन ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका वो नाम जो है वो बदल जाता है। तो डिबेंचर और बॉन्ड, राइट, ओके। सो दिस इज द डिबेंचर एंड द बॉन्ड। डिबेंचर आर द बॉन्ड इशूड बाय कंपनी बेयरिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूजुअली पेबल हाफ ईयरली ऑन स्पेसिफिक डेट्स एंड प्रिंसिपल अमाउंट रीपेबल ऑन पर्टिकुलर डेट। और इस पे इंटरेस्ट भी जो है वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिल जाता है, और ये ट्रेडेबल ट्रांसफरेबल भी होता है। मतलब कोई और, मान लीजिए मैंने लोन ले, कंपनी को पैसा दे दिया, कंपनी मुझे ब्याज दे रही, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैं उसको शेयर मार्केट कैप, जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पर अपने डीमेट के थ्रू मैं वहां पर डाल दूंगा, और वहां से अगर कोई खरीदना चाहता है मेरे डिवेंचर को खरीद सकता, तो मेरे ब्याह पर उसके पास पहुंच गया डिवेंचर, और कंपनी फिर मुझे रीपे नहीं करेगी पैसा मेरा सारा का सारा, वो उसके पास इंटरेस्ट, उसको ही रीपेमेंट होगी, ठीक है। इसी तरह से बॉन्ड भी यही टर्म लिखी हुई है, बॉन्ड के बारे में वही फंक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया, बस बॉन्ड के कुछ प्रकार यहां पर दे रखे हैं। दैट इज वन ऑफ द कूपन बॉन्ड। कूपन यहां पर जहां पर भी शब्द आपको कूपन देखने को मिले, इसका मतलब है ये इंटरेस्ट, ठीक है, ओके। सो इंटरेस्ट मतलब होता है इसका, दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज को हम कूपन कह सकते हैं, ब्याज को, ठीक है। अगला आता है जीरो कूपन, मतलब किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज दी कूपन, ठीक है, उसको कूपन कहते हैं। जीरो कूपन, जीरो कूपन होता है कि बिना कोई ब्याज, जीरो इंटरेस्ट। अब जीरो इंटरेस्ट पे कौन पैसा देगा, मैं कंपनी को कैसे पैसा दूंगा जीरो इंटरेस्ट पे, मुझे ब्याज नहीं मिलेगा, नहीं। जीरो कूपन का मतलब होता है कि आपसे जो कंपनी ने पैसा उठाया, मान लीजिए कंपनी आपसे 1 लाख रुपए चाहती है, 1 लाख रुपए हमें दीजिए, आपको हम ब्याज देंगे नॉर्मली, ठीक है। अब कंपनी कह रही है कि सर हम आपको ब्याज नहीं देंगे, तो कहता है क्या मतलब ब्याज नहीं देंगे, सर ऐसा है कि आप हमें 90,000 दे दिए, हम आपको 1 लाख रुपए वापस दे देंगे, तो आप समझ लीजिए 10,000 रुपए आपका ब्याज का होगा। दिस इज जीरो कूपन, कि आपकी जो फेस वैल्यू है, जो बॉन्ड की, जो मतलब एक वैल्यू है बॉन्ड की, उस पर्टिकुलर फेस वैल्यू, उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। मान लीजिए एक बॉन्ड है, वो एक बॉन्ड 100 रुपए का है, ठीक है। हम आपसे 100 रुपए, आपको हम फेस वैल्यू के हिसाब से आपको पैसा हम नहीं लेंगे, आपसे हम 90 रुपए के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। हमने आपसे डिस्काउंट पे ले लिया, और जब आपको पेमेंट करने की बारी आएगी, हम जब आपको रीपे करेंगे, तो हम 100 रुपए के हिसाब से आपको रीपे कर देंगे। तो ये जो बीच का डिफरेंस है 10 रुपए का, दैट इज नोन एज डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट कहते हैं। और उस हिसाब से जीरो कूपन बॉन्ड जो है जारी किए जाते हैं। जीरो कूपन यानी कि बिना किसी इंटरेस्ट के डिस्काउंट पे जारी किए गए बॉन्ड्स को हम जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जो कि लेटर ऑन यहां पर कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर में। अब ये क्या होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड, नॉर्मली क्या होता है बॉन्ड है, और ये बहुत बार ऐसा हुआ भी है। एक एग्जांपल भी देता हूं आपको, समझ में भी आएगा उस एग्जांपल से। नॉर्मली कंपनी लोन ले लेती है, लोन के रूप में पैसा उठा लेती है, ठीक है, बॉन्ड के थ्रू उठा लिया पैसा। अब कंपनी बाद में लोन के रूप में पैसा देने में असमर्थ है, कंपनी दे नहीं सकती, कंपनी पास पैसा ही नहीं बचा। कंपनी क्या कहेगी, जो प्रमोटर अपना शेयर होल्डिंग बेच देंगे, कंपनी प्रमोटर कहेंगे यार मेरी ना 5% शेयर होल्डिंग है, ये रख लो, और उसके बदले में आपका बॉन्ड चुकता हो गया, आपका जो पैसा मुझे देना था आप ले लो, और उस पर्सन को 5% इक्विटी, 5% मैंने एग्जाम्पल दिया, फिक्स नहीं है 5%।
तो उसके पास वो 5% उसकी इक्विटी शेयर होल्डिंग ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड है कि लेटर ऑन वो बॉन्ड्स जो है लोन का जो पैसा है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल है अभी हाल ही में तो नहीं कहूंगा, काफी समय हो गया, आपने देखा होगा कि एक न्यूज आई थी काफी ज्यादा, एनडीटीवी इंडिया जो है, एनडीटीवी जो कंपनी है, न्यूज चैनल वाली कंपनी है, उसमें यहां पर आपका अदानी ग्रुप की एक कंपनी ने हिस्सा खरीद लिया था, कुछ ऐसी न्यूज आई थी, राइट? आई होगी, शायद सुना होगा आपने, मुझे नहीं पता सुना है कि नहीं सुना, लेकिन ऐसी न्यूज एक थी। अब क्यों हिस्सा उनका क्यों खरीदा? क्योंकि उस अदानी ग्रुप ने नहीं खरीदा, अदानी ग्रुप की कोई और कंपनी थी, उसने, उस कंपनी ने यहां पर आपका लोन के रूप में पैसा दिया था आपका इस पर्टिकुलरली एनडीटीवी को। लेकिन एनडीटीवी पैसा चुकाने में असमर्थ हुआ, तो वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे, तो एनडीटीवी ने कहा कि आप ना पैसा हम चुका नहीं पा रहे, आप हमारे बॉन्ड्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फिर वो एनडीटीवी जो है वो पूरी पूरी ऑलमोस्ट जो है काफी सारा हिस्सा जो है एनडीटीवी का उस कंपनी के पास चला गया। जब उसके बाद देखने को मिला एनडीटीवी में बहुत सारे उलटफेर हुए थे, राजनीतिक माहौल बना था न्यूज चैनल्स वालों पे, ठीक है, ये माहौल सा बनाया गया था आपका काफी ज्यादा। तो वो कन्वर्टेबल बॉन्ड आपके होते हैं, ठीक है। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कन्वर्टेबल बॉन्ड का। कमर्शियल पेपर ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का पार्ट है, जब मनी मार्केट पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, अभी इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो हम डिटेल में करेंगे। तो आई होप सो कि आपको इंस्ट्रूमेंट्स सारे के सारे ये समझ में आ गए होंगे, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जो आपके कैपिटल मार्केट से जुड़े हैं वो समझ में आ गए। मैंने आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में आज बताया, मैंने आपको यहां पर आपको आज बताया स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, और मैंने आपको बताया प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बारे में, ठीक है। आई होप सो कि आज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपका और भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बस नेक्स्ट चैप्टर में ये वाला पार्ट आपका जो कैपिटल मार्केट का है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम सीधा मनी मार्केट पे चलेंगे, ठीक है। सो ये वाला लेक्चर मतलब एक और लेक्चर लेगा जिसमें हम कैपिटल मार्केट कंप्लीट कर लेंगे, फिर मनी मार्केट आपके और भी जो कंसेप्ट है, छोटे छोटे चीजें हैं इसी से जुड़ी हुई, उनको हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।